हे गाइस, वेलकम बैक टू वघेल सिनेमा। आज हम आपके लिए आयरन मैन 1 मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। मूवी की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान के कुनार इलाके में दिखाया जाता है। कुछ मिलिट्री की गाड़ियाँ वहाँ से जा रही थीं। उनके अंदर टोनी स्टार्क भी बैठा हुआ था और मुझे नहीं लगता कि टोनी स्टार्क को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी। टोनी स्टार्क अफगानिस्तान में अपनी जेरिको मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद वहां से वापस लौट रहा था, मगर तभी अचानक से उसके मिलिट्री जीप्स पर हमला हो जाता है। हमला बहुत घातक था। शुरुआत में तो टोनी स्टार्क के साथ आ रहे सारे के सारे मिलिट्री कॉर्प्स मर जाते हैं और फिर उसके बाद टोनी स्टार्क किसी तरह से पत्थरों के पीछे छुपकर अपनी जान बचा रहा था, मगर तभी अचानक से एक मिसाइल टोनी स्टार्क के पास भी आ जाती है और देखते ही देखते वो मिसाइल फूट जाती है। मिसाइल फूटने के बाद भी टोनी स्टार्क बच जाता है, मगर वो अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था। वो तुरंत ही बेहोश हो चुका था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क एक 10 रिंग्स नाम के टेररिस्ट ग्रुप के बीच में फंस चुका है, मगर अब तक उसको कुछ होश नहीं है और वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से सीधा कहानी को 36 घंटे पहले के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। कुछ देर में टोनी स्टार्क को अवार्ड मिलने वाला था, मगर उससे पहले वो टोनी स्टार्क के अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं कि टोनी कैसे बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसने MIT जैसी नामी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पास की थी। टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क वो एक हथियार निर्माणकर्ता कंपनी के मालिक थे, मगर जब वो मर गए तो उनके दोस्त ओबिडाय स्टेन ने सारी कंपनी को संभाला और जब टोनी कंपनी को संभालने लायक हो गया तो वो भी ओबिडाय स्टेन के साथ उस कंपनी में जुड़ चुका था। और जैसे ही टोनी इस हथियार बनाने वाली कंपनी में जुड़ा, उसने पूरी कंपनी का नक्शा ही बदल दिया। उसने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इतने नए हथियार बनाए कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसी की बातें हो रही थी। इतनी सारी वाहवाही के बाद टोनी स्टार्क को उसका ही दोस्त कर्नल रोड्स अवार्ड्स के लिए बुलाता है, मगर एज ऑलवेज टोनी वहां पर नहीं होता। इस वजह से उसकी जगह अवार्ड को ओबिडाय स्टेन रिसीव कर लेते हैं। अब अगले सीन में हमें टोनी स्टार्क के दर्शन होते हैं। वो एक कैसीनो में गेम्स खेल रहा था। उसे अवार्ड सेरेमनी जैसी चीजों को लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके घर में बहुत से अवार्ड पड़े हुए थे। जब टोनी क्लब से बाहर निकलकर अपने घर जा रहा था, तभी अचानक से एक रिपोर्टर उससे सवाल पूछने लगती है। रिपोर्टर के सवाल टोनी की मॉरलिटी को लेकर होते हैं कि किस तरह उसकी कंपनियों की मिसाइल्स इतना आतंक मचा रही हैं। पूरी दुनिया में इन मिसाइल्स को लेकर खलबली है, मगर टोनी बहुत स्मार्ट और एक प्लेबॉय किस्म का इंसान था। वो उस रिपोर्टर के सवालों को डॉज करके उसको अपने घर में ले जाता है और एक नाइट उसके साथ स्पेंड करता है। अगली सुबह जब वो रिपोर्टर उठती है तो टोनी स्टार्क के घर की टेक्नोलॉजी को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। टोनी स्टार्क का घर पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस ने संभाल रखा था। जार्विस टोनी की हर तरह से और हर काम में मदद करता था। जार्विस के बाद हमारा इंट्रोडक्शन पेपर पॉट से होता है, जो कि टोनी की एक पर्सनल सेक्रेटरी थी। अब आगे पेपर टोनी के पास आती है, जो कि अपना काम कर रहा था। पेपर टोनी से कहती है कि आज उसकी एक मीटिंग है जिसके लिए वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, और यह भी बताती है कि आज उसका बर्थडे है। तो टोनी कहता है कि मेरी तरफ से अपने लिए गिफ्ट ले लेना, और उसके बाद टोनी वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर ट्रैवल करने के बाद वो अपने प्राइवेट प्लेन के सामने खड़ा था, मगर उसका दोस्त कर्नल रोडी बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि टोनी 3 घंटे लेट आ चुका था। मगर टोनी और उसके दोस्त रोड्स में बहुत गहरी दोस्ती थी, इस वजह से टोनी उसको किसी तरह से मना लेता है और वो दोनों एंजॉय करते हुए अफगानिस्तान के कुनार इलाके में अपनी मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं। मीटिंग में जाकर टोनी अफगानिस्तान के सोल्जर्स को अपनी मिसाइल का टेस्ट देता है। टेस्ट का रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा था कि सभी लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और टोनी की डील बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। जेरिको मिसाइल्स के टेस्ट होने के बाद टोनी अकेला ही वहां से जीप में बैठकर निकलने लगता है और फिर जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि उसकी सभी जीप पर हमला हो जाता है और टोनी स्टार्क बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे की कहानी। अब टोनी स्टार्क को होश आ जाता है, मगर वो देखता है कि उसकी बॉडी में एक अजीब सा डिवाइस है जो कि कार की बैटरी से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था, उसका नाम यिनसेन था। टोनी उससे पूछता है ये किस तरह की डिवाइस है, तो यिनसेन बताता है कि जब तुम्हारे पास बॉम्ब फटा तो बॉम्ब के छोटे छोटे मेटल के टुकड़े तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए और वो धीरे धीरे करके तुम्हारे दिल के पास जा रहे हैं। उसने बहुत कोशिश की कि वो सारे टुकड़ों को निकाल दे, मगर वो असफल रहा। इस वजह से उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को, आसान शब्दों में कहें तो वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो मेटल के टुकड़े तुम्हारी बॉडी के अंदर बचे हुए हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी तरफ खींचती रहेगी और वो दिल के पास नहीं जा पाएंगे, और इसी तरीके से अब तक तुम्हारी जान बच पाई है। टोनी स्टार्क समझ जाता है कि किस तरह उसकी जान खतरे में थी
और जिनसिन ने उसको बचा लिया। मगर अगले ही पल वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप के लोग आ जाते हैं। वो टोनी स्टार्क से कहते हैं कि तुम हमारे लिए एक जेरिको मिसाइल बना दो, बस इतना ही काम है। मगर टोनी उनके मुंह पर मना कर देता है। तो इस वजह से वो टेररिस्ट के लोग पहले तो टोनी को टॉर्चर करते हैं, फिर उसको उस गुफा से जहाँ पे उसको रखा हुआ था वहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आते हैं और उसको दिखाते हैं कि यहाँ पर हर जगह पर सिर्फ तुम्हारी कंपनी की मिसाइल्स हैं। वो आदमी टोनी से दोबारा कहता है कि अगर तुम हमारे लिए मिसाइल बना दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। टोनी को पता था कि वो उसको जिंदा तो जाने नहीं देंगे, मगर इसके बावजूद भी कुछ देर का समय पाने के लिए टोनी उसको हाँ कर देता है और जेरिको मिसाइल को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है टोनी टेररिस्ट ग्रुप से उन सारी चीजों को मंगा लेता है। अब जो सामान टोनी ने जेरिको मिसाइल्स को बनाने के लिए मंगवाया था वो पहुंच चुका था, मगर टोनी उसका तो कुछ अलग ही प्लान था। टोनी टेनरिंग्स द्वारा लाए हुए सामान में से पैलेडियम को निकालने लगता है। पैलेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और उसी पैलेडियम की मदद से टोनी एक आर्क रिएक्टर बनाना चाहता था। अब इस बात को आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। टोनी को जिंदा रहने के लिए अब तक एक कार की बैटरी की जरूरत थी और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपने छाती में एक कार की बैटरी को लगाकर बहुत दूर तक चल या भाग सकता है। इस वजह से टोनी एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बनाता है। आर्क रिएक्टर एक बैटरी का रिप्लेसमेंट मान सकते हैं, मगर आर्क रिएक्टर बहुत छोटा होता है और बैटरी जितनी पावर आराम से जनरेट कर देता है। इस वजह से टोनी उसको आराम से अपनी छाती में लगाकर घूम सकता है और भाग भी सकता है। इस वजह से टोनी इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले आर्क रिएक्टर बनाता है। टेनरिंग्स के लोग लगातार टोनी के काम पर नजर रखे हुए थे। मेरे ख्याल से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि टोनी जेरिको मिसाइल नहीं बल्कि एक आर्क रिएक्टर बना रहा है। अगर इतना ही समझ में आता तो खुद ना बना लेते, टेररिस्ट क्यों कहलाते। अब आर्क रिएक्टर के बाद टोनी एक बॉडी आर्मर सूट को बनाने का डिसाइड करता है। उसको पता था कि वो हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकता, उसको किसी तरह से तो इन टेररिस्ट से बचकर निकलना था। इस वजह से उसे एक हथियार की जरूरत थी जिसके लिए एक बॉडी आर्मर सूट बिल्कुल परफेक्ट होगा। टोनी अब उस आर्मर पर काम करना शुरू कर देता है और कड़ी मेहनत के बाद कुछ दिनों में पूरी तरह से उस आर्मर को बना लेता है। मगर तब तक सीसीटीवी के अंदर वो लोग पहचान जाते हैं कि टोनी कोई मिसाइल नहीं बल्कि आर्मर बना रहा है। जैसे ही उनको पता चलता है पूरा टेररिस्ट ग्रुप उनके कमरे में आने की कोशिश करता है, मगर इस बार टोनी स्टार्क और येनसिन ने अपने कमरे की दीवार में एक बॉम्ब को फिट कर रखा था। जैसे ही गेट खुलता है वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। पूरा टेररिस्ट ग्रुप तुरंत ही चौकन्ना हो चुका था, मगर टोनी स्टार्क का सूट अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स को डालना था, तो येनसिन टोनी के सूट में प्रोग्राम्स को डाउनलोड करके टेररिस्ट को रोकने के लिए अकेला ही चला जाता है। येनसिन टेररिस्ट को रोकने की कोशिश तब तक करता है जब तक टोनी स्टार्क का सूट पूरी तरह से बन नहीं जाता, और जैसे ही टोनी का सूट पूरी तरह से बनकर तैयार होता है टोनी अपने उस सूट से कहर बरसाना शुरू कर देता है। वो सभी टेररिस्ट को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो टोनी को रोक पाए। बाहर जाकर टोनी देखता है कि जिनसिन बहुत बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ है और थोड़ी ही देर में वो उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है। ये देखकर टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बाहर निकलता है और एक एक करके सबको चुन चुन के मारने लगता है। वहाँ पर रखी अपनी कंपनी की सभी मिसाइल्स को ब्लास्ट कर देता है और सभी को मारने के बाद उस गुफा वाली जगह से उड़ता हुआ सीधा एक रेगिस्तान में आ गिरता है। जैसे ही टोनी रेगिस्तान में गिरता है कर्नल रोड्स और उसके साथी टोनी को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जैसा कि अब तक टोनी एक गुफा में छुपा था उसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब टोनी एक खुले रेगिस्तान में आ गया था, तो थोड़ी ही देर में कर्नल रोड्स और पूरी टीम मिलकर टोनी को वहां से ले जाते हैं। अब टोनी पूरी तरह से रेस्क्यू हो चुका था। टोनी के वापस घर लौटने पर पेपर पॉट्स बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर टोनी वापस लौटने के बावजूद भी हॉस्पिटल जाने की बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के बाद टोनी वहां पर बैठे सभी रिपोर्टर्स को बताता है कि उसने देखा कि किस तरह उसी की मिसाइल से बहुत से लोगों को मारा जा रहा है, सभी मिसाइल्स को टेररिस्ट के पास पहुंचाया जा रहा है। इस वजह से टोनी आज के बाद स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर हथियारों को नहीं बनाएगा। ये बात सुनते ही सनसनी फैल जाती है, मगर वहाँ पर ओबिटा स्टेन भी होता है जो कि बात को संभाल लेता है। वो कहता है कि अभी टोनी थोड़ा सदमे में है, इस वजह से हम इसके बारे में बाद में विचार करेंगे, और वहाँ से टोनी को खींचकर ले जाता है। अब ओबिटा स्टेन टोनी के पास आता है। वो टोनी को बताता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, मगर टोनी को पता था कि वो सब कुछ सही कर रहा है। वो कहता है कि हमें हथियारों की बजाय आर्क रिएक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शायद से ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप हो
टोनी ओविडा स्टेन को अपना आर्क रिएक्टर भी दिखाता है। ओविडा स्टेन टोनी से कहता है कि अब तुम पब्लिकली आकर कुछ बातचीत मत करना, बाकी चीजों को मैं संभाल लूंगा। अब आगे टोनी एक नया आर्क रिएक्टर बना लेता है क्योंकि पुराना वाला अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। टोनी अपनी सेक्रेटरी पेपर पॉट्स की मदद से नए वाले आर्क रिएक्टर को अपनी बॉडी में फिट करवा लेता है। और जब पेपर टोनी से पूछती है कि मैं इस पुराने आर्क रिएक्टर का क्या करूं, तो टोनी कह देता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं और तुम चाहो तो इसे फेंक सकती हो। मगर पेपर उस पुराने आर्क रिएक्टर को फेंकती नहीं है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब टोनी कुछ दिनों बाद एक नए प्रोजेक्ट पर काम करता है। उसका नाम वो मार्क 2 रखता है और उसमें वो एक नई सूट को डिजाइन करना चाहता था। इस प्रोजेक्ट की जानकारी वो अभी तक पूरी तरह से सीक्रेट रखता है क्योंकि उसे अभी तक किसी पर भरोसा नहीं था। क्या पता वो लोग टोनी के मिसाइल्स की तरह उसके बॉडी आर्मर को भी बेच दे। इस वजह से टोनी जारविस से कह देता है कि इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाए। और वहीं तब तक दूसरी तरफ अफगानिस्तान के कुनार इलाके में 10 रिंग्स के सारे टेररिस्ट मिलकर टोनी स्टार के मार्क 1 बॉडी सूट के टुकड़े इधर उधर रेत में खोजकर ढूंढ लेते हैं। अब टोनी मार्क 1 के ऊपर पूरी तरह से काम करना शुरू कर देता है। वो अपना दिन और रात सिर्फ अपने प्रोजेक्ट में लगा रहा था। वो मार्क 1 के उड़ने की बहुत सारी टेस्टिंग करता है। बहुत बार वो फेल भी होता है, मगर वो धीरे धीरे करके अपने सूट के साथ उड़ना सीख जाता है और पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है। अब टोनी पहली बार अपने मार्क 2 के साथ बाहर उड़ने जाता है। जब वो आसमान में उड़ रहा था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने मार्क 2 के साथ बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगता है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था, जिस वजह से उसका मार्क 2 पूरी तरह से बंद हो जाता है। मगर नीचे आते आते सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और टोनी दोबारा जारविस की मदद से अपने मार्क 2 को कंट्रोल कर लेता है। इतने अच्छे एक सफल टेस्ट के बाद टोनी बहुत ज़्यादा खुश था। अगली सुबह जब टोनी उठता है तो देखता है उसके लिए पेपर ने कुछ गिफ्ट रखा हुआ है और उस गिफ्ट के अंदर टोनी का पुराना आर्क रिएक्टर होता है। उसमें लिखा होता है कि ये सबूत है कि टोनी स्टार के पास भी अपना एक दिल है। और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के कुनार इलाके में सभी टेररिस्ट मिलकर टोनी स्टार के पुराने सूट के सभी टुकड़ों को ढूंढ लेते हैं और उन सभी टुकड़ों को पूरी तरह से जोड़ देते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि टोनी को पता था कि उसका सूट पूरी तरह से उड़ने के लिए तैयार था, मगर हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद सूट पूरी तरह से जम जाता है। तो टोनी अपने सूट के मटेरियल में कुछ चेंज करता है ताकि अगली बार जब वो ऊंचा उड़े तो उसका सूट कहीं जम न जाए। अब टोनी को टीवी में एक न्यूज दिखाई देती है जहां पर उसे पता चलता है कि ओविडा स्टेन ने एक मीटिंग अरेंज की है और वहां पर टोनी को नहीं बुलाया गया। तो टोनी इस बात का फायदा उठाता है और बिना बुलाए ही उस मीटिंग में पहुंच जाता है। पार्टी के अंदर पहुंचने के बाद टोनी को वही रिपोर्टर मिलती है जिसको हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो टोनी को पहले कुछ तस्वीरें दिखाती है जहां पर बहुत से टेररिस्ट के पास टोनी की कंपनी की मिसाइलें थीं। वो रिपोर्टर कहती है कि इन सभी मिसाइलों की परमिशन तुम्हारी कंपनी ने ही दी है। ये सुनकर टोनी थोड़ा शॉक हो जाता है कि उसकी कंपनी ही इन टेररिस्ट को मिसाइल बेच रही है और जिसके बारे में टोनी को खुद पता नहीं। टोनी ओविडा से जाकर पूछता है कि क्या हमारी कंपनी टेररिस्ट को मिसाइल बेचती है, तो ओविडा कहता है कि अच्छा होगा तुम इससे बाहर ही रहो। ये सुनने के बाद टोनी को सब कुछ क्लियर हो चुका था कि उसकी कंपनी की सभी मिसाइलों को ओविडा स्टेन ही उन टेररिस्ट को बेच देता था और इसी वजह से उसकी कंपनी का बिजनेस इतनी ऊपर तक जा रहा था। अगले दिन टोनी टीवी के अंदर देखता है कि उसी की कंपनी की मिसाइलों के दम पर अफगानिस्तान के अंदर सभी टेररिस्ट ने मिलकर वहां के लोगों की नाक में दम कर रखा है। टेररिस्ट वहां के लोगों को आराम से जीने भी नहीं देते। ये देखकर टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपना आर्मर सूट पहनता है और सीधा अफगानिस्तान के गुलमीरा इलाके में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही टोनी स्टार्क सभी आतंकवादियों को मार देता है और जितनी भी मिसाइलें उनके पास होती हैं वो एक साथ सभी को ब्लास्ट कर देता है। मगर इस ब्लास्ट की खबर यूएस मिलिट्री के पास पहुंच जाती है। उनके पास इस ब्लास्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस वजह से यूएस मिलिट्री के प्लेन्स टोनी स्टार्क का पीछा करने लगते हैं। उनको तो पहले यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का प्लेन है या फिर कोई छोटा सा ड्रोन है। थोड़ी देर तक वो दोनों प्लेन टोनी की नाक में दम कर देते हैं। वो लगातार टोनी पर मिसाइल्स छोड़ रहे थे। इस वजह से टोनी अपने दोस्त कर्नल रोड्स को फोन मिलाता है। वो कहता है कि जिस चीज के ऊपर तुम वार कर रहे हो वो कोई प्लेन नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, इस वजह से तुम अपने प्लेन्स को हटा लो। कर्नल रोड्स को समझ आ जाता है कि वो टोनी है, इस वजह से वो अपने प्लेन्स को वापस बुला लेता है। और जब प्रेस मीटिंग में उससे पूछा जाता है कि वो अनजानी सी चीज क्या थी, तो कर्नल रोड्स कहता है कि वो जो भी चीज थी वो हमारे दुश्मनों की दुश्मन थी, यानी हमारी दोस्त, इस वजह से हमने उसे जाने दिया। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओविडा स्टेन उस 10 रिंग्स के लीडर रजा के पास आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है
कि ओबिडाई स्टेन ने ही टोनी स्टार्क को इन टेररिस्ट ग्रुप के पास बंदी बनाया हुआ था और वो चाहता था कि ये लोग टोनी स्टार्क को मार दें। मतलब सारे बुरे काम तो ओबिडाई स्टेन ही कर रहा था। एक तो पहले टेररिस्ट को मिसाइल भेजना और फिर अपने ही दोस्त के बेटे को टेररिस्ट के हाथ मरवाना। बहुत ही बुरा आदमी था। रजा ओबिडाई स्टेन को बताता है कि टोनी स्टार्क के पास एक सूट है और वो सूट पूरी दुनिया में खलबली मचा सकता है। उस सूट के बल पर हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और वो ओबिडाई स्टेन को टोनी स्टार्क का मार्क 1 सूट भी दिखाता है। वो ओबिडाई से कहता है कि हम दोनों को पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें सूट दे दूंगा और तुम मुझे टोनी को ला कर दे दो। मगर ओबिडाई तो चालाक था। वो एक डिवाइस की मदद से सबसे पहले तो रजा को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है और उसके बाद उसके सभी टेररिस्ट ग्रुप को मारता है और उस सूट को भी वहां से ले जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टोनी पेपर को सब कुछ बता देता है कि ओबिडाई स्टेन और पूरी कंपनी मिलकर किस तरह कालाबाजारी कर रही है और सभी हथियारों को टेररिस्ट ग्रुप को बेच रही है। इस वजह से लोगों की जान को बहुत ज्यादा खतरा हो रहा है। तो वो पेपर से कहता है कि तुम्हें चुपचाप जाना है और ओबिडाई स्टेन के लैपटॉप में से सारी जानकारी को इकट्ठा करके इस पेन ड्राइव में लेकर आना है। पहले तो पेपर टोनी को मना कर देती है और कहती है कि इस तरह के काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर टोनी पेपर को समझाता है कि अगर मेरी जान जानी होती तो पहले चली जाती। मगर ऐसा नहीं हुआ। शायद से भगवान भी लोगों की मदद करने के लिए मेरे से ही इस काम को करवाना चाहते हैं। पेपर भी टोनी की बात समझ जाती है और उस पेन ड्राइव को लेकर ओबिडाई स्टेन के ऑफिस में चली जाती है। कुछ देर तक कंप्यूटर में ढूंढने के बाद उसको सारी फाइल्स मिल जाती हैं और वो उन सभी फाइल्स को पेन ड्राइव में कॉपी करने लगती है। उन्हीं फाइल्स के बीच पेपर को एक सेक्टर 16 नाम का फोल्डर भी मिलता है जिसके अंदर उसे पता चलता है कि ओबिडाई स्टेन ने ही टोनी स्टार्क को बंदी बनाया था। पेपर जल्द से जल्द पूरे डाटा के साथ वहां से निकलना चाहती थी मगर तब तक वहां पर ओबिडाई आ जाता है। जब तक फाइल कॉपी हो रही थी पेपर किसी तरह से अपनी बातों में ओबिडाई को फंसा लेती है और जैसे ही काम पूरा होता है वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। मगर ओबिडाई को इसके बावजूद भी सब कुछ पता चल चुका था क्योंकि वो जैसे ही अपना कंप्यूटर खोलता है सबसे पहले उसके ऊपर डाउनलोड वाला पेज ही खुला हुआ था। वो समझ जाता है कि पेपर को सारी जानकारी मिल चुकी है। अब ओबिडाई अपने साइंटिस्ट के पास जाता है। उसके साइंटिस्ट ने मार्क 1 मॉडल की मदद से एक नया सूट तो तैयार कर दिया था मगर वो लोग आर्क रिएक्टर को नहीं बना पा रहे थे। ओबिडाई अपने साइंटिस्ट से कहता है कि टोनी स्टार्क ने एक गुफा के अंदर आर्क रिएक्टर को बनाया था, क्या तुम नहीं बना सकते? तो वो साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, मैं टोनी स्टार्क थोड़ी हूँ। अब ओबिडाई को समझ आ चुका था कि आर्क रिएक्टर बनाना आसान बात नहीं है। तो वो चुपचाप टोनी स्टार्क के पास आता है और उसी डिवाइस की मदद से कुछ देर के लिए टोनी को पैरालाइज कर देता है और वहां पर आकर टोनी की चेस्ट में से उसका आर्क रिएक्टर निकाल लेता है। आर्क रिएक्टर निकलने के बाद टोनी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसे याद था कि पेपर पॉट्स ने उसका पुराना आर्क रिएक्टर नीचे रखा हुआ है। तो वो तुरंत ही उस आर्क रिएक्टर के पास जाता है और वहीं दूसरी तरफ पेपर पॉट्स, जिसको ओबिडाई स्टेन की सारी सच्चाई मालूम हो चुकी थी, वो शील्ड की मदद से टोनी की हेल्प करना चाहती थी और साथ में ही वो कर्नल रोडी को भी फोन कर देती है कि वो जल्द से जल्द टोनी के पास पहुंचे। उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। इस वजह से रोडी भी अपने घर से तुरंत ही टोनी के पास जाने के लिए निकल जाता है। टोनी अपने आर्क रिएक्टर तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था मगर सभी कोशिशें नाकाम थी। उसकी बॉडी में इतनी ताकत बची ही नहीं थी कि वो वहां तक पहुंच सके। और तब तक दूसरी तरफ ओबिडाई स्टेन टोनी के बनाए हुए आर्क रिएक्टर को अपने सूट में लगा देता है। अब कर्नल रोड्स टोनी के घर में पहुंच चुका था। वो जल्दी जाकर देखता है कि टोनी बेहाल पड़ा हुआ था। वो टोनी को बताता है कि पेपर पॉट्स और शील्ड मिलकर ओबिडाई स्टेन को गिरफ्तार करने जा रहे हैं और उसके बाद वो उस आर्क रिएक्टर को टोनी की बॉडी में लगा देता है। जैसे ही टोनी की बॉडी में आर्क रिएक्टर लग जाता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसके बाद वो अपने मार्क सूट को पहनकर ओबिडाई स्टेन का सामना करने के लिए वहां से उड़ चलता है। और वहीं दूसरी तरफ पेपर पॉट्स सभी शील्ड एजेंट के साथ ओबिडाई स्टेन को गिरफ्तार करने आई थी मगर तब तक ओबिडाई स्टेन अपना सूट पहन चुका था और वो उस सूट के सहारे सबको मारने लगता है मगर तब तक वहां पर टोनी स्टार्क पहुंच चुका था। अब उन दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। टोनी स्टार्क पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि वो ओबिडाई स्टेन को रोक पाए मगर ओबिडाई स्टेन का सूट और आर्क रिएक्टर दोनों बहुत ज्यादा नए थे तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। इतनी लंबी इंटेंस फाइट के बाद टोनी स्टार्क का सूट भी बहुत कमजोर पड़ चुका था। उसके सूट के अंदर बहुत कम पावर बची हुई थी। तो टोनी पेपर पॉट्स से कहता है
कि इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका है, जो हमारी कंपनी के अंदर एक बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ है। तुम जाकर सीधा जब मैं कहूँ उसके सारे सर्किट को खोल देना, और जैसे ही सर्किट खुलेगा पूरा आर्क रिएक्टर अपनी पावर को बाहर छोड़ेगा और जिस वजह से सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। पेपर जल्द से जल्द पहुंचकर सारे सर्किट्स को दबा देती है और जैसे ही सर्किट दबाए जाते हैं बहुत सारी एनर्जी उस बड़े आर्क रिएक्टर में से निकलती है और उस एनर्जी की वजह से ओबिडिया स्टेन का सूट पूरी तरह से जल जाता है और ओबिडिया स्टेन मारा जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज में इतना बड़ा हादसा हो चुका है, तो कर्नल रोड्स सारी बातों को संभालकर पूरी मीडिया को बता रहा था कि एक हथियार की वजह से यह हादसा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अपनी स्पीच के साथ रिपोर्टर्स का सामना करने के लिए तैयार था। उसकी स्पीच में साफ साफ लिखा था कि जिस समय यह हादसा हुआ मैं उस समय यहाँ पर था ही नहीं, और टोनी को जाकर सबके सामने यही बोलना था, सब कुछ सॉर्ट हो जाना था। मगर टोनी जैसे ही रिपोर्टर्स के सामने पहुंचता है उसका मूड बदल जाता है। वो अपनी लिखी हुई स्पीच को पढ़ने के बजाय सभी रिपोर्टर्स के सामने कह देता है कि आई एम आयरन मैन, और पूरी तरह से खलबली मच जाती है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क के पास शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी आते हैं। वो टोनी के सामने एवेंजर्स का प्रस्ताव रखते हैं और इस एंड पर यह मूवी खत्म हो जाती है।